मैं डॉक्टर तपन कुमार भाटिया तपन स्टडी रूम में आपका स्वागत करता हूं। हम अपना टॉपिक पूर्व वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पूर्ति का मूल्य, माल अथवा सेवा। इसमें हमने देखा धारा 15(1) के तहत अगर कोई लेन देन ऐसा है जिसमें प्राप्तकर्ता और पूर्तिकर्ता संबंधित व्यक्ति ना हो और प्रतिफल एक ही हो, यानी लेन देन का मूल्य कुछ कुल मिलाकर एक ही हो, कुछ अन्य और नहीं मिल रहा हो, तो धारा 15(1) के अनुसार निर्धारण होता है। नहीं तो फिर धारा 15(4) के अनुसार पूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसमें पूर्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम 27 से 35 तक दिए हुए हैं, जिनमें से भी हमने धारा 27, नियम 27, 28, 29, 30, 31 इसको हमने पहले वाले वीडियोस में पढ़ा है। और आज हम देख रहे हैं नियम 32। नियम 32 ये कहता है कि कुछ विशिष्ट पूर्तियां हैं, उनके संदर्भ में मूल्य का निर्धारण इस अध्याय में वर्णित नियमों के आधार पर किया जाएगा। धारा 32(1) ये कहती है कि पूर्तिकर्ता के विकल्प पर अगर उसके जो व्यवहार है वो निम्न में से वर्णित, इस अध्याय में वर्णित किसी भी प्रकार में आते हैं, तो उसका निर्धारण यहां पर वर्णित नियमों के अनुसार उसका किया जाएगा। किस चीज का निर्धारण किया जाएगा? पूर्ति के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। इसी क्रम में पहला है नियम 32(2), विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के संबंध में सेवा का मूल्य। अगर कोई बैंक हो सकता है या फिर फेमा 1999 के तहत रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति व्यवसाय हो सकता है जो कि विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, लेन देन या विनिमय का काम करता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो काम है वो करता है। तो ऐसी स्थिति में सेवा का मूल्य क्या होगा? धारा 32(2)(a) कहती है कि उसका वास्तविक मूल्य ले लीजिए। वास्तविक मूल्य क्या है? जब लेन देन में दोनों जो मुद्राएं हैं उनमें से एक भारतीय मुद्रा है, यानी कि डॉलर के बदले रुपए लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, या पाउंड के बदले में रुपए लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं, दोनों में एक मुद्रा भारतीय मुद्रा है। और अगर भारतीय मुद्रा दोनों में से एक है, डॉलर के बदले रुपए, अपन मान लेते हैं रुपए में कन्वर्जन हो रहा है, डॉलर का रुपयों में कन्वर्जन हो रहा है, तो आरबीआई की संदर्भ दर, निर्देश दर या रेलिवेंस रेट अपने को दे रखी है, तो ऐसी स्थिति में वैल्यू क्या होगी उस सर्विस की? ऐसे परिवर्तन की दर और आरबीआई की संदर्भ दर, दोनों का अंतर और इकाइयों की संख्या। तो आरबीआई की संदर्भ दर होने पर आप क्या करेंगे? एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने $100 का परिवर्तन किया प्रति डॉलर 70 रुपए के मूल्य पर, $100 70 रुपए के मूल्य पर, और आरबीआई की रेफरेंस रेट जो है वो रेफरेंस रेट मान लेते हैं कि 68 रुपया है। तो सबसे पहले 70 और 68 का अंतर कीजिए, इररेस्पेक्टिव कि कौन सी ज्यादा है। ज्यादा या कम को नहीं देखिए, इसमें प्लस और माइनस नहीं किया जाता, जो बड़ी दर है उसमें से छोटी दर को घटा दे। 70 में से 68 को हमने घटा दिया, ₹2 आया, और इस ₹2 से किसको गुणा करना है कि $100 का कन्वर्जन हो रहा है, तो 100 से गुणा करना है। तो 100 को 2 से, इन दोनों का अंतर है 70, आरबीआई की रेट 68, अंतर 2 को 100 से $100 का कन्वर्जन है, गुणा करेंगे तो 200 रुपए उस वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, वैल्यू ऑफ सर्विस आ जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो यहां पर हुआ है वो सर्विस की जो मूल्य है, पूर्ति का मूल्य है, वो ये आ जाएगा। परंतु अगर आरबीआई की संदर्भ दर उपलब्ध नहीं हो, जो अभी अपने इस एग्जांपल में था 68 रुपया, आरबीआई की रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? प्रदान या प्राप्त, चाहे आप रुपये को दे रहे हैं या रुपया ले रहे हैं, प्रदान या प्राप्त भारतीय मुद्रा के सकल मूल्य का, जो भी भारतीय मुद्रा में कन्वर्जन हुआ, जैसे कि यहाँ पर 68 रुपया अवेलेबल नहीं था रेफरेंस रेट, तो 70 रुपए के हिसाब से $100 का कन्वर्जन हो जाएगा 7,000 रुपया
7,000 रुपया चाहिए, रुपया दिया जा रहा है या रुपया लिया जा रहा है, परंतु 7,000 रुपया रुपीज में, इंडियन करेंसी में इसको मेजर कर लिया है आपने, उसका 1% मूल्य कहला जाएगा। यानी कि दोनों में से एक अगर भारतीय मुद्रा है, रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो डिफरेंस इनटू इकाइयों की संख्या, और रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो 1% ऑफ द ग्रॉस कन्वर्जन वैल्यू। फिर अगर एक भारतीय मुद्रा थी तो ये था, अगर लेन देन में दोनों ही विदेशी मुद्रा हो, यानी कि डॉलर का पाउंड में, पाउंड का डॉलर में, या फिर यूरो का डॉलर में, डॉलर का यूरो में, या फिर यूरो का पाउंड में, या पाउंड का यूरो में, या और भी किसी और देश की करेंसी है, दिनार वगैरह, तो उसमें तो पर दोनों ही मुद्रा में भारतीय मुद्रा नहीं है, लेने और देने में भारतीय मुद्रा नहीं है, तब ये नियम लगता है। तब ये कहता है कि दोनों मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर लीजिए उस ट्रांजेक्शन के दिन को, जो भी प्रचलित दर है उसके आधार पर, और उनमें से जो दोनों में से कम हो, पाउंड वाली रेट कम हो, पाउंड का कन्वर्जन जो रुपए में हुआ है वो कम हो, या डॉलर का कन्वर्जन जो रुपए में हुआ है वो कम हो, जो दोनों में से कम हो, उस वैल्यू का 1% ले लीजिए, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में कहलाएगा, जबकि दोनों ही विदेशी मुद्रा हो। बोथ द currencies are foreign currencies and those are being converted into each other। अगर ये नियम था फर्स्ट 32(2)(a) के अनुसार ये वास्तविक मूल्य ज्ञात किया, या फिर पूर्तिकर्ता चाहे तो ऐसा भी ले सकता है कि इसकी गणना कर ले, नियम 32(2)(b) के अनुसार वैकल्पिक मूल्य की गणना कर ले। ये जो कन्वर्जन हुआ है, प्रत्येक कन्वर्जन के लिए ये नियम लगता है सेपरेटली, तो जो कन्वर्जन हुआ है उसका जो मूल्य है, उस कुल मूल्य के आधार पर भी ये कन्वर्जन वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात किया जा सकता है, पूर्ति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। परिवर्तित मुद्रा का मूल्य रुपयों में अगर 250 रुपए से ज्यादा और 1 लाख रुपए तक हो तो 1% कर लिया जाएगा, लेकिन न्यूनतम यहां पर 250 रुपया, यानी कि अगर 20,000 रुपए का एक ट्रांजेक्शन हुआ तो 20,000 का आप 1% अगर आप ये वाला लगाएंगे तो 200 रुपए हो जाएगा, परंतु 200 रुपए प्रति व्यवहार के हिसाब से, प्रति लेन देन के हिसाब से नहीं करना होगी, किससे करना होगी, 250 रुपए से की जाएगी। ऐसे अगर 10 व्यवहार हुए हैं तो 250 को 10 से गुणा करके 2,500 रुपया इस स्थिति में आएगा। और अगर वही 20,000 का 1% था, अगर 20,000 का 1% अगर अपन करते हैं 250 से ज्यादा आता है तो यहां पर ये रह जाएगा, 250 के हिसाब से न्यूनतम 250 है। ऐसे ही 1 लाख से 10 लाख यानी कि अगले 9 लाख है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस अगले 9 लाख, 1 लाख तक तो यहाँ पे हो जाएगा, जो हो गया 1,000 रुपए 1 लाख का। बाकी के 9 लाख का कितना लगेगा, 0.5%, 1/2%। अगर ये कुल मिला के 10 लाख हो जाए तो 9 लाख रुपए का 0.5% होता है 4,500 प्लस 1,000, कुल मिला के 5,500 इस सेकेंड लाइन तक। थर्ड में अगर 10 लाख से ज्यादा का अगर ऐसा परिवर्तन मुद्रा का मूल्य हो रहा हो तो 5,500 तो ये दोनों मिला के हो गए, वो ये रहा, और जो 10 लाख से ऊपर का मूल्य जो है उसका 0.1% मीन्स 1/10% वो ले लेंगे। तो इन तीनों का इस प्रकार से जो मूल्य बनेगा वो, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, तीनों को हम योग कर लेंगे, वो या अधिकतम 60,000 रुपया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नियम 32(2)(b) के अनुसार हो जाएगा। तो नियम 32(2)(a) के अनुसार या नियम 32(2) के अनुसार, 2(b) के अनुसार, इन दोनों में से पूर्तिकर्ता के विकल्प के अनुसार जो निर्धारित करना चाहे फर्स्ट और सेकंड में से, वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और इन दोनों में से पूर्तिकर्ता निश्चित रूप से कम वाले मूल्य को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई किया जाना है, जीएसटी की रेट इसके ऊपर लगाई जानी है, कर की गणना इसके ऊपर की जानी है। तो जो चॉइस तो उसकी है, ये चाहे जो ले, लेकिन इनमें से उसको किसको लेना पसंद करेगा, वो कम वाले को लेना पसंद करेगा। तो अगर विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय में
ये विशिष्ट पूर्ति है विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय की या विनिमय की, एक्सचेंज की, इसमें अगर आता है तो गणना वैल्यू ऑफ सप्लाई की इस प्रकार से की जाएगी। इसी प्रकार से धारा 32 में नियम 32 में 32(2) के बाद में 32(3) कहता है कि अगर हवाई यात्रा का अभिकर्ता एजेंट सर्विसेज देता है कि मेरे को हवा में वायुयान के द्वारा यात्रा अगर करनी है, तो ऐसी स्थिति में वो जो सर्विस मेरा टिकट जो बुक करके मुझे दे रहा है वो एजेंट, वो जो सेवा मुझे दे रहा है, उस सेवा के लिए सेवा का मूल्य कितना माना जाए। तो इसमें अगर वो घरेलू यात्रा है, यानी कि भारत के अंदर ही यात्रा है कि मैं उदयपुर से जयपुर जाता हूं या उदयपुर से बेंगलोर जाता हूं, तो विद इन द कंट्री अगर ये यात्रा है तो ये घरेलू यात्रा है। ऐसी स्थिति में आधार किराए का 5%, और यही अगर अंतरराष्ट्रीय यात्रा है तो फिर आधार किराए का 10% वैल्यू ऑफ सप्लाई कहलाएगा, पूर्ति का मूल्य कहलाएगा। अब ये आधार किराया क्या है? तो ये वो किराया है जो आप बिल में आप देखते हैं, तो जो एजेंट है वो अपना उसमें फेयर के साथ में बेस फेयर अपने को लेना है, फेयर के साथ में वो टैक्सेस, फीस एटसेट्रा जोड़ता है तो उनको छोड़ना है, यानी ऐसा मूल्य लेना है जिसके ऊपर वो जो हवाई कंपनी है, वायुयान कंपनी है, अभिकर्ता को, एजेंट को जिस मूल्य के ऊपर कमीशन देती है वो बेस प्राइस है, या फिर अगर अपने को दे रखा है प्रश्न में तो हम उसमें से फीसेस और टैक्सेस जो उसने ऐड किए हुए हैं बेस प्राइस में उनको छोड़ देंगे, और शेष जो मूल्य है वो आधार किराया या बेस वैल्यू उसका घरेलू स्थिति में 5 और अंतरराष्ट्रीय सुविधा की टिकट बुकिंग की सुविधा की स्थिति में 10% ले लिया जाएगा। इसी प्रकार इन विशिष्ट पूर्तियों में अगली पूर्ति है नियम 32(4) में, जो है जीवन बीमा व्यवसाय की सेवा का उपलब्ध कराना। LIC पॉलिसीज की सर्विसेज अपने को प्रदान करते हैं जो एजेंट, वो जो सेवा प्रदान कर रहे हैं एजेंट LIC पॉलिसी की, उनका पूर्ति का मूल्य क्या हो उसको निर्धारण करने के लिए 32(4) नियम ये कहता है कि अगर आजकल आपको पता है जो LIC पॉलिसीज है वो निवेश के ऑप्शन के साथ में अपने को अवेलेबल होती हैं, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन के साथ में अवेलेबल होती हैं, कि उसमें से कुछ भाग जो आप प्रीमियम चुकाते हैं हर वर्ष, उसका कुछ भाग बाजार में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, जो भी प्रीमियम चुकाया जा रहा है उसमें से अगर अपने को निवेश उस कंपनी के द्वारा, बीमा कंपनी के द्वारा निवेश की जा रही राशि का अमाउंट अगर अपने को मालूम है, तो कितना प्रीमियम चुकाया गया, सकल प्रीमियम की राशि में से निवेश हेतु आवंटित प्रीमियम कितना है, उस कंपनी ने उस प्रीमियम में से कितना निवेश किया। एग्जांपल के तौर पे मान लें कुल प्रीमियम 20,000 रुपए चुकाया गया और कंपनी ने 16,000 रुपए उसमें से निवेश कर दिया, तो 20,000 में से 16,000 को कम कर दीजिए, 4,000 रुपया जो है वो पूर्ति का मूल्य कहलाएगा नियम 32(4)A में। इसी प्रकार से 32(4)B ये कहता है कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी है जिसमें एकल प्रीमियम लिया जाता है, एक ही बार प्रीमियम लिया जाता है, और कुछ वर्षों के बाद, मान लें 3 वर्ष या 5 वर्ष के बाद में एक प्रति वर्ष कुछ फिक्स्ड राशि, निश्चित राशि एन्युटी के रूप में दी जाती है। तो एक बार प्रीमियम लिया, 3 या 5 या जो भी उसमें कंडीशन है उसके अनुसार कुछ वर्षों के बाद में प्रति वर्ष कुछ निश्चित राशि हर वर्ष अगर दी जाती है तो इसको हम बोलते हैं एन्युटी वाली पॉलिसी। ऐसी स्थिति में अगर एकल प्रीमियम एन्युटी वाली पॉलिसी हो, वार्षिकी वाली पॉलिसी हो, तो ये जो एकल प्रीमियम दिया जा रहा है उस एकल प्रीमियम का, सिंगल टाइम प्रीमियम का 10% इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। और फिर है 32(4)C, अन्य किसी भी परिस्थिति में, यानी जो ऐसी नहीं हो 32(4)A में नहीं आती हो, 32(4)B में नहीं आती हो, उन सारी LIC
कि एजेंट के द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की स्थिति में सेवा का मूल्य जो होगा वो प्रथम वर्ष में जो प्रीमियम लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, उस प्रीमियम का 25% प्रथम वर्ष के प्रीमियम का। फिर सेकेंड ईयर और उसके बाद वाले वर्षों में, आने वाले वर्षों में हर एक वर्ष, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ऐसे आगे वाले हर एक वर्ष के लिए जो भी प्रीमियम दिया जा रहा है उसका 12.5%। तो और ये इसका योग कर लेंगे तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एजेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आ जाएगा। ऐसे ही धारा 32 की विशिष्ट पूर्तियों में और एक है नियम 32 की विशिष्ट पूर्तियों में और है नियम 32(5), जो ये कहता है कि अगर पुराने माल का क्रय विक्रय कर इसकी सेवा प्रदान की जा रही है, कि जैसे कि एक फ्रिज खरीद लिया, किसी ने यूज किया हुआ उसको बेच दिया, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें किया और मॉडिफिकेशन करने के उपरांत उसको किसी अन्य मूल्य के ऊपर, दूसरे मूल्य के ऊपर बेच दिया, तो ऐसी स्थिति में मान ले कि वो पुराना रेफ्रिजरेटर उसने 50,000 में क्रय किया था और बेचा वापस से, आगे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसको अप टू डेट करके उसको बेच दिया, वो मान लें कि 55,000 रुपए में, तो विक्रय मूल्य कितना है पुराने माल का? 55,000 रुपए, और क्रय मूल्य कितना था? 50,000 रुपए। दोनों का अंतर कितना है? 5,000 रुपए। ये क्या कहलाएगा? ये वैल्यू कहलाएगा ऑफ दैट वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो पुराने माल के क्रय विक्रय के संदर्भ में की गई है। परंतु अगर ये नेगेटिव आ जाए मूल्य, तो इस नेगेटिव मूल्य को छोड़ दिया जाता है, यहां पर उसको शामिल नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से नियम 32 की विशिष्ट पूर्तियों में अगली पूर्ति है नियम 32(6) में वर्णित है। ये कहता है कि टोकन, वाउचर और कूपन की सुविधा की स्थिति में, हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि जब हम कहीं कोई चीज लेने जाते हैं, कोई वस्तु लेने जाते हैं और वो हमें कहता है कि ये कूपन लीजिए, अगली बार जब आप आएंगे तब आप इस कूपन को रिडीम करवा लीजिएगा, इसको बनवा लीजिएगा और बदले में आपको इतना रुपया कम देना पड़ेगा या इतना प्रतिशत ही मूल्य देना पड़ेगा। तो वो जो टोकन, वाउचर और कूपन की सुविधा हमें मिली है, ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ दैट सप्लाई कितना हो जाएगा? जितना कि उसका मौद्रिक उपयोग का मूल्य मान लिया जाए, वो मॉनेटरी उपयोग का मूल्य मान लिया जाए। मान ले कि मैं जाता हूं और पिज्जा खाने के लिए, तो मुझे इस बार तो मैंने पिज्जा का पूरा प्राइस दे दिया, उसके वो सेवा का मूल्य हो गया, उस वस्तु का मूल्य हो गया। अब मेरे को एक कूपन मिला कि अगली बार जब आप आएंगे तो आपको 40% छूट मिल जाएगी। अगली बार जब मैं गया और वो पिज्जा मान लें कि 500 रुपए का था, तो 500 का 40% यानी कि 200 रुपया, ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्योंकि मेरे को अब भुगतान जो करना है वो केवल 300 रुपए करना है और 200 रुपए का भुगतान मुझे नहीं करना है, तो मौद्रिक मूल्य उस कूपन का कितना हो गया? 200 रुपया। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कहला जाएगा। ऐसे टोकन, वाउचर या कूपन जिनको कि आने वाले समय में रिडीम्ड करवाया जाना हो। ऐसे ही नियम 32 का एक अंतिम भाग है ये नियम 32(7), जो कुछ सेवाओं का मूल्य, इसमें जो 32(7) में वो निर्दिष्ट पूर्तियां आती हैं जो कि केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दी जाती हैं। इसमें कुछ निर्दिष्ट सेवाओं का मूल्य 0 है जो धारा 25 में निर्दिष्ट हो, यानी कि धारा 25 में जो भी स्पेसिफाई की जाएगी सरकार के द्वारा उस निर्दिष्ट की गई सेवा के ऊपर पूर्ति का मूल्य 0 होगा। जैसे कि 32(7)(a) में ये एक केरल बाढ़ सेस या प्रभार, केरल बाढ़ सेस या प्रभार, जो कि एक साथ 2019 से लागू हुआ है ये नियम, एक साथ 19 से। केरल बाढ़ या सेस अगर किसी भी वैल्यू में जुड़ा हुआ है, ए
जो एक्सचेंज किया जा रहा है, एक दूसरे को जो माल या सेवा दी जा रही है, उसमें अगर केरल बाढ़ प्रभाव जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में ऐसी पूर्ति का मूल्य का निर्धारण धारा 15 के अनुसार किया जाएगा और इसमें ये केरल बाढ़ का शेष जो है वो छोड़ दिया जाएगा, उसको हटा के शेष के आधार पर धारा 15 के आधार पर जो सबसे पहली धारा थी हमने पढ़ी थी ट्रांजैक्शन वैल्यू वाली, उसके अनुसार उसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम नियम 32 में विशिष्ट पूर्तियों का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर LIC में जैसे ये 3 धाराएं तो दे ही रखी हैं, ऐसे एक नोटिफिकेशन और आया है लेटेस्ट, जो 25 जनवरी से पहले बीमित राशि अगर है तो 50,000 रुपए तक, और 25 जनवरी के बाद में है तो 2 लाख रुपए तक ऐसी राशि कर मुक्त हो जाएगी जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो बीमा है वो भी कर मुक्त है। प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना वो भी कर मुक्त है, और 25 जनवरी से पहले ऐसे बीमा व्यवसाय का मूल्य 50,000 और उसके बाद में 2 लाख रुपए तक वो भी कर मुक्त है। तो ये कुछ विशिष्ट पूर्तियां थी। अगर इनमें कहीं पर भी पूर्ति, इसमें किसी भी प्रकार की पूर्ति इस प्रकार की अगर हो जाए तो करदाता के निर्धारण पर, पूर्तिकर्ता के चॉइस पर वो इस प्रकार से निर्धारण अपना करवा सकेगा उस विशिष्ट प्रकार की पूर्ति के संदर्भ में। और देखेंगे हम इसके बाद के जो अभी तक तो अपना हुआ है नियम 32, इसके बाद में नियम 33, 34 और 35 और है। अगले वीडियो में हम उन तीनों नियमों को देखेंगे, इससे कि पूर्ति का मूल्य जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वो पूर्ति है, वैल्यू है जिसके ऊपर की GST लगाया जाना, इसलिए इसका निर्धारण सही होना अनिवार्य है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, ऐसे ही पढ़ते रहिए आप। धन्यवाद।